नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम रंजीता सिंह फलक जी के साथ हैं। रंजीता सिंह फलक जी छपरा बिहार में जन्मी हैं। देश के 21 राज्यों में विगत 6 वर्षों से प्रसारित साहित्यिक मासिक पत्रिका कविकुंभ की संपादक और प्रकाशक हैं। खबरी.com न्यूज पोर्टल के संपादक और प्रोपराइटर रही हैं। महिलाओं की पक्षधर संस्था बीइंग वुमेन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। स्वभाव से शायरा हैं, लेखिका, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के में पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ित पक्षों की पैरोकार हैं। स्त्रियों के स्वावलंबन की बात करती हैं, उनकी सुरक्षा अधिकारों के लिए अनवरत संघर्षरत हैं। विगत 6 वर्षों से प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका कविकुंभ की संपादक होने के साथ साथ देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्पेशल न्यूज, परिचर्चा, रिपोर्टाज, गीत, गजलों, कविताओं का विगत 2 दशकों से अनवरत प्रकाशन करती रही हैं। देश विदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, चाहे वो हंस है, लमही, कादम्बिनी, सरिता, मुक्ता, आज, नवभारत टाइम्स, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आजकल, द्वाब, वीणा, इन सभी में छात्र जीवन से ही लगातार रंजीता सिंह फलक इनकी रचनाओं का आलेख लगातार प्रकाशित होता रहा है। विगत कई वर्षों से देश के विभिन्न दूरदर्शन चैनल, आकाशवाणी और अन्य चर्चित चैनल से इनकी कविताओं का पाठ हो चुका है। संवाद में शामिल रही हैं, परिचर्चा और साक्षात्कार प्रसारित है। शोधार्थियों, ये राज्य सरकार के महोत्सवों, मुशायरों और कवि सम्मेलनों में सक्रिय सहभागिता निभाती हैं। देश के विभिन्न शहरों में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में इन्होंने रचना पाठ किया है। शब्दशः कविकुंभ, बातें कही अनकही, ये वरिष्ठ साहित्यकारों का साक्षात्कार है इनके कविता संग्रह अगर मैं कहूँ तो प्रेम में पड़े रहना संभावना प्रकाशन से 2020 में और देश में प्रसिद्ध लिटरेचर फेस्ट वैली ऑफ वर्ड्स द्वारा 2021 की सर्वश्रेष्ठ 5 हिंदी कृतियों में नामित और चयनित है। कविता की प्रार्थना सभा, कविता का धागा, प्रारंभ आदि कई किताबों में इनकी कविताओं पर आलोचनात्मक चर्चा हो चुकी है। रंजीता सिंह जी अंग्रेजी, भोजपुरी, बंगला, मराठी, उड़िया, नेपाली कई भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। इन्होंने जनमत शोध संस्थान की तरफ से नेशनल सोशल मीडिया लीडरशिप अवार्ड जीता है। एशियन अकादमी देश के प्रतिष्ठित मारवाह ग्रुप के संदीप मारवाह द्वारा सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं। हरिद्वार लिटरेचर फेस्ट में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित हैं। अमर भारती संस्थान द्वारा सरस्वती सम्मान इन्हें मिल चुका है। हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार द्वारा पटना शताब्दी सम्मान मिल चुका है। ONGC राजभाषा विभाग की तरफ से साहित्य साधना सम्मान मिल चुका है। जन संवाद द्वारा पटना में ये सम्मानित हो चुकी हैं। वाराणसी में संघमित्रा द्वारा सम्मानित हैं। कोलकाता राजभाषा के सौजन्य से नारायणी सम्मान मिल चुका है। और इस तरह के सम्मान और पुरस्कार की लंबी फेहरिस्त रंजीता सिंह जी की है। शोधार्थियों, हमें रचनाकार से ज़्यादा फोकस उनकी रचनाओं पर करना है, क्योंकि ये रचनाएं हैं जो बहुत देर तक और दूर तक हमारा साथ निभाती हैं। शोधार्थियों, आप जो कुछ भी कंटेम्प्रेरी पढ़ रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं और कवि चयनित हैं, मैं चाहती हूँ तुलनात्मक रूप से स्त्री को संबोधित, समाज को संबोधित, समसामयिक परिवेश को संबोधित रंजीता सिंह जी की उन कविताओं को भी आप तुलनात्मक रूप से जरूर देखें, चिन्हित करें। ये शब्दोत्सव साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवर्ष गंभीर साहित्यिक परिचर्चा में शामिल रही हैं। कवि सम्मेलन कराती हैं और देश के नवोदित और स्थापित साहित्यकारों, कवियत्रियों और लेखक लेखिकाओं को सम्मानित करती हैं। आइए आज हम रंजीता सिंह जी की 5 कविताओं के द्वारा उनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनते हैं। पहली ही कविता है बुद्धत्व। अपने एकांत को उत्सव बना लेना, क्या यही बुद्धत्व है? अपने एकांत को उत्सव बना लेना, क्या यही बुद्धत्व नहीं? अपनी आकुलता को परम संतोष बना लेना, क्या यही बुद्धत्व नहीं? मिलन बिछोह से परे एकात्म हो लेना, क्या यही बुद्धत्व नहीं?
दुख तुम्हें सिर्फ दिगंबर करता है। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो अपनी इस अलौकिक नग्नता से? क्या तुम्हारी पीड़ाएं वैदिक ऋचाओं सी उच्चारित नहीं होती? फिर क्यों क्लांत हो? जलकर राख हुए स्वप्न क्या भभूत सी शांति नहीं देते? संबंध मात्र अरण्य है और एकांत अंतिम पाथेय जो तुम्हें बुद्धत्व देता है। दरअसल आसक्ति का परम ही हमें अनासक्त करता है। तृप्ति अतृप्ति, मोह विराग, घृणा प्रेम, सुख दुख के मध्य निर्विकार हो लेना ही बुद्धत्व है। स्त्री को समर्पित, उसकी त्याग तप को समर्पित, उसके साधना रत होने को, लगातार संघर्षशील रहने को, जुझारू रहने को, और स्त्रीत्व और बुद्धत्व में मुझे बड़ी समानता सी दिखती है। एकाकार होना, संलग्न रहना, और तटस्थ होकर संलग्न होना और संलग्न होकर तटस्थ होना, ये एक स्त्री ही पहचानती है। और इसलिए वो बुद्धत्व को बार बार चिन्हित करती है कि ये राग क्या, विराग क्या, दुख क्या, सुख क्या, ये सांसारिकता क्या, आध्यात्मिकता क्या, इस मोह माया से निकलकर ही अपने को सही रूप में जानना, समझना, चिन्हना, परखना, पहचानना जरूरी है। और रंजीता सिंह फलक यही करना चाहती हैं। दूसरी कविता है, प्रेम से उपजते ही दुनिया के सारे विमर्श सब लिख रहे हैं बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम। क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही उपजते हैं, और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। प्रेम में होना दरअसल और कुछ नहीं, वो कहती हैं कि विमर्श जो जांच पड़ताल करते हैं, विमर्श जो संवाद से ज्यादा विचार विमर्श करते हैं, जो परखते हैं, जांचते हैं, टटोलते हैं, मैं उस परख के चरम पर हूं और इसलिए प्रेम में हूं। प्रेम सभी परख का, सभी विमर्श का चरमोत्कर्ष है। और जिसने प्रेम को पा लिया, प्रेम को जी लिया, प्रेम के उछाह को समझा, उन्मुक्त होकर रहा, उसे ही ये समझ में आ सकता है कि ये लगाव और यह लगाव, इन दोनों के बीच बड़ा फांक नहीं है, बड़ी दूरी नहीं है, वो प्रेम में होकर जीता है। बेहतरीन कविता। अगली कविता है, इस कविता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही उपजते हैं, और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। यानी समूची सृष्टि को, दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, संबंधों को खूबसूरत बनाने के लिए, एक दूसरे की जांच पड़ताल के लिए, एक दूसरे की परख समझ के लिए प्रेम में होना जरूरी है। ये रंजीता सिंह फलक बहुत जोरदार शब्दों में अपनी कविता में कहती हैं। तीसरी कविता जो मेरी पसंद की है, बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। नहीं बिसार पाती मायके की देहरी, हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उसके नाम से भैया के गीत, फिर भी अपने आंगन में कूटती हैं गोधन। गाती हैं गीत, असीसती हैं बाप भाई जिला ज्वार को, और देती हैं लंबी उम्र की दुआएं। बिसराई गई बहनें, भुलाई गई बेटियां, हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश, जो बरसों से नहीं आए उनके दरवाजे, फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतिया कर जान लेती हैं किस भाई भतीजे का होना है तिलक छेका, किस बहन भतीजी की होनी है सगाई। गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है, कौन सी बिटिया किस गांव है ब्याही। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं, देखती हैं बार बार मुड़कर, मुस्कुराना चाहती हैं, पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप घर की ओर चल देती हैं। जब दूर का कोई भाई भतीजा मिलकर भी फेर लेता है आंखें। बिसराई गई बहनें, भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से, पर संभल कर बदल देती हैं बात और सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियां। बेहतरीन
अब इससे बड़ा विमर्श क्या होगा, इससे बड़ी समझ क्या होगी, इससे बड़ा परख क्या होगा कि बेटियां जो ताउम्र खाना बदोश होती हैं, बहनें जिनका अपना कहने को कोई घर नहीं होता, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध नहीं होता, एक खूंटे से खुलकर दूसरे खूंटे पर जा बंधती हैं और जैसे पतंगे टूटकर कटकर दूसरे घरों के आंगन में गिरती हैं, ये बहनें और बेटियां जो ब्याह दी गई, जो बिसरा दी गई ब्याहने के बाद कि तुम्हारा जन्म इस आंगन में जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारी अर्थी तुम्हारी अंतिम विदाई उस आंगन से होगी, ये समझा बुझाकर पालन पोषण के साथ ही बड़ी की जाती हैं बहनें और बेटियां। तो उन सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं रंजीता सिंह फलक, और कहती हैं कि ये वैश्विक विपदा है, ये वैश्विक दुख है, ये वैश्विक मर्म है, करुणा है कि विश्व भर में दरअसल किस तरह से ब्याह के बाद अपना घर संसार, अपने माता पिता का परिवार, अपने भाई बहन, अपनी सखियों सहेलियों का संग साथ छोड़कर जो बेटियां दूर चली जाती हैं, देश विदेश में रहने लगती हैं, जो उन्हें पूरी तरह से बिसरा दिया जाता है। हर तीज त्योहार वो आस करती हैं, हर मान मनुहार प्यार परवाह की वो प्यास रखती हैं, पर उन्हें फिर से वो तलब लगती है, वो बार बार जांचती हैं, पूछती हैं, चिट्ठी पाती में भेंट अखबार भेजती हैं, लेकिन वो फिर से उस मान मनुहार के साथ उस चौखट पर, उस देहरी पर नहीं लौटती। बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। अगली कविता है शर्मनाक हादसों के गवाह। हम जो हमारे समय के सबसे शर्मनाक हादसे के गवाह लोग हैं, हम जो हमारे समय की गवाही से मुकरे डरे सहमे मरे हुए लोग हैं, हमारे माथे सीधे सीधे इस सदी के साथ हुई घोर नाइंसाफी और चुपचाप देखने का संगीन इल्जाम है। हमने अकीदत की तरह किए हैं सिर्फ और सिर्फ कुफर, हमने अपने समय के साथ की है दोगली साजिशें, हमने अपने हिस्से की जलालत पूंछ ली है पसीने की तरह और घूम रहे हैं बेशर्म मुस्कुराहटों के साथ। दोहरी नैतिकता लिए हम सिल रहे हैं चिथड़े, हम सिल रहे हैं चिथड़े हुए यकीन के पैरहन और उदासियों, मायूसियों और नाकामियों के लिहाफ की ढक सकें अध जले सपनों के चेहरे। हमने अपने होठों पर जड़ ली है एक बेगैरत चुप्पी, बड़ी ही बेहयाई से दफना दी है जिंदा सवालों की पूरी फेहरिस्त। हमने अपने तालू पर चिपका लिए हैं चापलूसी की गोंद और सुरखरू हो चले हैं कि हमने सिखा दी है आने वाली नस्लों को एक शातिराना चुप्पी। हम ठोंक पीट कर आश्वस्त हो चले कि मर चुके सभी सवाल, पर हम भूल गए हैं कि असमय मरे लोगों की तरह असमय मरे सवाल भी आ जाते हैं प्रेत योनि में और भूत प्रेत की तरह निकल आते हैं व्यवस्था के मकबरों से, मंडराने लगते हैं चमगादड़ों की तरह हमारी चेतना के माथे पर। हम भूल जाते हैं कि कितनी भी चिंदी चिंदी कर बिखेर दें तमाम हादसों के दस्तावेज, वे तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में शब्दों की तरह, वे तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में शब्दों की तरह। हम भूल जाते हैं कि शब्द नहीं मरते, वे दिख जाते हैं जलावतन किए जाने के बाद भी, वे दिखते रहते हैं हमारे समय के दर्पण में, जिन्हें हम अपनी सहूलियत, महत्वाकांक्षाओं, लोलुपताओं के षड्यंत्र में दृष्टि दोष कह खारिज कर देते हैं। हम जो हमारे समय की सबसे शर्मनाक हादसों के गवाह लोग हैं। दरअसल एक बड़ा कवि, एक बड़ा रचयिता अपने आर पार, अपने समय, समाज, युग के पार की स्थिति को भी देखता है, साथ साथ समूचे परिवेश को वो जी रहा होता है, सारे प्रेशर को वो महसूसता है, और न केवल खुद महसूसता है बल्कि अपने सहृदय समाज को, अपने श्रोता समाज को, अपने सामाजिकों को लगातार चुनौती देता है, लगातार चेतावनी देता है कि हम कैसे समय के गवाह बन रहे हैं।
हमने अपनी आंखों से जो ये कुसमय देखा, जो दुर्दिन देखे, जो लगातार अराजकता, क्रूरता, हिंसा हमने देखी और हम गवाही न दे सके। हम साक्षी रहे, हमने इन्हीं आंखों से देखा और हम साक्ष्य जुटा न सके, हम सच कह न सके। तो हम जो मुखर हो सकते थे, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो सचेतन प्राणी कहलाता है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जो सबसे ज्यादा महसूसता है, वही अगर चुप्पी धर लेता है तो रंजिता सिंह फलक सवाल करती हैं। और एक बड़े रचयिता, एक बड़े रचनाकार की यही खूबी उसे दूरदर्शी बनाता है। और दरअसल वो अपने समय के स्पंदन को पकड़ता है और आने वाले समय को फाइट देता है, चुनौती देता है। रंजिता सिंह ये सारे सवाल आने वाली नस्लों को, आने वाली फसलों को एज इट इज यथावत थमा देती हैं कि देखो हम कैसे क्रूर समय में रहे, लेकिन अपराधी सम रहे क्योंकि मुखर न हुए, क्योंकि जहां जवाबदेही थी हमारी, जहां हमें अपनी पक्षधरता निभानी थी, जहां हमें सवाल करने थे, हम चुपचाप रहे। रंजिता सिंह ऐसे सभी इस परिवेश में जो दबे छिपे सुरक्षा कवच में अपने को बचाए हुए लोग हैं, उन सब से सवाल करती हैं। और एक अगली कविता, एक उत्कट प्रेम कविता। किसी आदिम वनकन्या की तरह कभी कभी देखती हूँ खुद को, इच्छाओं के पारदर्शी ताल में, इकहरी अर्ध निर्वसन कमनीय काया और लंबी सरपीली लटों में बेतरतीब लगे पलाश या बुराश के कुछ सुर्ख फूल। किसी लोक गाथा के नायक से अवतरित होते हो तुम, और मेरी अधखुली पेट पर धर देते हो हजारों चुंबन। तुम्हारे हजार चुंबनों के थोड़े गुलाबी, थोड़ी स्याह मुहर से मेले में गुदाए गोदने की तरह सज उठती है मेरी अधखुली पीठ। आहा, तुम्हारे आलिंगन के कसाव में किसी वेगवती नदी की तरह कसमसाता है मेरा समूचा जिस्म, और तुम्हारे पहाड़ से सीने पर सर टकराती है मेरी उद्दाम और अतृप्त कामनाएं। तुम्हारे बाहों की मछलियों के मध्य किसी चतुर मल्लाह के फेंके गए जाल सी मेरी जुल्फें तुम्हें खींच लाती हैं प्रणय तक। दूर तक फैले चमकीले रेत पर औंधे मुंह पड़ी हूं मैं, देर तक सुनती हूं तुम्हारे अनियंत्रित श्वासों के आलाप। ध्रुपद, पहाड़ी या कहरवा राग सी प्रतिपल बदलती तुम्हारी उत्तप्त सांसें। अक्सर दुधिया चांदनी रातों में मेरी कंचुकी के मध्य तुम टांक देते हो गोल बटन की तरह पूनम का चांद, जो कभी किसी स्याहसी अमावस्या की मदिर रात में आधे हंसिए से उगाए। चांद को उठा खोस देते हो मेरे जोड़े में, रात भर चमकीले रेत पर मेरे अंग प्रत्यंग पे तुम बनाते हो जाने कैसे कैसे भित्ति चित्र, और रचते हो जाने कौन कौन से सानिट, और सुबह की पहली किरण की नोक से देते हो एक पूर्ण विश्राम। मैं सारा दिन अलसाई सी पड़ी ऊँघती रहती हूँ, जैसे ढेर सारे मदिरापान के बाद बेसुध हो जाती हैं इंद्रियां, या फिर भटकती रहती हूँ किसी शापग्रस्त यक्षिणी की भांति, किसी ऐसे लोक में जहां सिर्फ मैं और तुम होते हैं। मेरी अधखुली आंखों में किसी स्वप्न की तरह आ बिराजती है तुम्हारी सुदर्शन छवि। तुम्हारी आंखों की पुतलियों की नीलाभ आभा के बीच रक्ताभ होते मेरे कपोलों पर थिर आता है एक असीम सुख। मेरे धवल दंत पंक्तियों के बीच तुम्हारी उंगलियां मेरी कामनाओं को धार चढ़ाती हुई और वर्जनाओं को रेतती हुई सीधे सीधे छाती तक उतर आती है, और अकुलाई, बौराई, पगलाई, पस्त सी पसीने से तर तुम्हारे सीने में मुंह छिपाए नाखूनों से उकेरती रहती हूं मैं किसी अबूझ भाषा में एक उत्कट प्रेम कविता। शीर्षक की सार्थकता देखें आप, उत्कट प्रेम कविता। एक उद्दाम, एक उद्वेग, एक त्वरा, एक प्रवाह, एक गति लगातार है इस कविता में। ये कविता दरअसल ध्वनि की कविता है, रिदम है इस कविता में। इस कविता में जो थ्रो है, दरअसल रंजिता सिंह फलक की ये खूबी है इस कविता की। प्रेम में भी यही त्वरा होती है, प्रेम में भी यही फ्लो होता है, यही उद्दाम, उद्वेग।
उत्तेजित कर देने वाला, भवों तक कसमसाने वाला, भीतर रोम रोम में समा जाने वाला, रोम रोम को रोमांच से भर देने वाली एक उत्कट प्रेम कविता। निश्चय ही ये शीर्षक को सार्थक करती हुई कविता है। प्रेम की तमाम कविताएं जो रूहानी और जिस्मानी दोनों आंदोलन को, दोनों बेचैनी को, दोनों आलोड़न को प्रकट करती हूँ शोधार्थियों, ये कविता उनके साथ, उनके समानांतर पढ़ी सुनी जानी चाहिए, परखी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।